हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? तो शनिवार को आपको एक असाइनमेंट दिया था, दो क्वेश्चंस थे उसमें। जैसा कि मैंने एक बार पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा था कि आप लोग एक कॉपी ऐसी डाल लीजिए जिसमें कि आपको अपने दोनों पेपर के असाइनमेंट करने हो। तो एक एक विषय की एक एक कॉपी हो जाएगी आपकी, और इस तरीके से आप तीन कॉपी तीन विषयों की डालकर अपने असाइनमेंट्स उसमें करते रहें। जो भी होमवर्क के रूप में आपको मिलता है, डेट और वीक डालकर आप उसमें अपने उत्तर लिखते रहें। जब भी कुछ इस तरीके के निर्देश होंगे कि अब आपके असाइनमेंट चेक करने हैं, मार्क्स देने हैं, तो हम आपको सूचित कर देंगे। जो विद्यार्थी असाइनमेंट नहीं देगा या जमा नहीं कराएगा, या जो भी बाद में तरीका निकलेगा, यदि वह वीडियो क्लासेस भी नहीं ले रहा है, सुन नहीं रहा है और असाइनमेंट भी नहीं कर रहा है, तो उसे उसका हर्जाना निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। तो मैं बार बार कहती भी हूँ, आप लोग ध्यान दें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। आज हमारा जो क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर है, उसका हम नेक्स्ट वॉल्यूम तैयार करने जा रहे हैं। जहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, मैं स्लाइड्स जैसे जैसे पलट रही हूँ, आपको याद आ रहा होगा कि हम ये सब कर चुके हैं, से का नियम कर चुके हैं। और इस स्लाइड पर हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें समाप्त कर दिया था, और आज हम इसी स्लाइड से वापस अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि उत्पादन व आय के प्रतिष्ठित सिद्धांत में उत्पादन फलन किस प्रकार होगा, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि जिस तरह आपने माइक्रो में अल्पकालीन उत्पादन फलन पढ़ा था पिछले साल, तो वही उत्पादन फलन आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे स्लाइड में जो रेखा चित्र बना हुआ है। एक्स अक्ष पर हमने एम्प्लॉयमेंट लिया है और वाई अक्ष पर आउटपुट। तो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वाई अक्ष पर आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है। उत्पादन फलन की जो ढाल है वह कुछ इस तरह के कुछ इस तरह से बढ़ रही है कि पहले बढ़ती दर से, फिर घटती दर से, और फिर एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंचकर बाद में वह गिरना भी प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन जो है वो कहता है कि उत्पादन रोजगार का बढ़ता हुआ फलन है, धनात्मक फलन है। रोजगार घटेगा तो उत्पादन घटेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। श्रम बाजार में संतुलन किस प्रकार स्थापित होता है। थोड़ा बहुत हम शुरुआत में देख चुके हैं समीकरणीय व्याख्या में कि प्रतिष्ठित सिद्धांत वाले अर्थशास्त्री श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा श्रम बाजार में संतुलन स्थापित हुआ मानते थे। और जब श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति बराबर हो जाते हैं जिस बिंदु पर दोनों, वहाँ जो रोजगार का स्तर निर्धारण हो जाता है वह पूर्ण रोजगार का स्तर होता है, लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को एन से डिनोट करते हैं, और उसकी टांग में यदि हम एफ लगा दें, स्मॉल एफ, तो एन एफ लेवल जो है वो पूर्ण रोजगार का स्तर स्थापित हो जाता है। अब पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, मैंने पहली स्लाइड में समझाया था, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ। यह महत्वपूर्ण अवधारणा या मान्यता है क्लासिकल मॉडल की कि हमेशा पूर्ण रोजगार बना रहता है, क्योंकि से का नियम काम करता है, जिसके अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित कर लेती है और पूर्ति हमेशा मांग के बराबर रहती है। इसलिए तो पूर्ण रोजगार स्तर रोजगार का वह स्तर है जहां पर अनैच्छिक बेरोजगारी का स्तर 0 होता है। यानी कि जो लोग अपनी इच्छा से काम करना नहीं चाहते, हमारे समाज में भी हम चारों तरफ यदि नज़र डालें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खूब काम पे लगा कर आते हैं घर वाले, और वो वापस 5-7 दिन बाद और 15-20 दिन बाद या महीना बाद या 6 महीना बाद वापस घर आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना पसंद नहीं होता। तो इस तरह के लोग ऐच्छिक बेरोजगार कहलाते हैं।
और इन्हें प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बेरोजगारों की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। तो अगर टोटल पॉपुलेशन में इनका 2 से 3% भाग होता है माना, तो 97 to 98% लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही पूर्ण रोजगार स्तर घोषित किया गया है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के द्वारा। तो यदि आपको परीक्षा में प्रश्न आए कि निम्न में से मान लीजिए कौन सा लेवल जो है क्लासिकल्स के अनुसार पूर्ण रोजगार स्तर है, तो 100% यदि उसमें ऑप्शन है और आप उस पर टिक करते हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो 97 to 98% लेवल ही पूर्ण रोजगार स्तर का स्तर होगा, क्योंकि 2 से 3% लोग ऐच्छिक बेरोजगार होते हैं और वे अपनी इच्छा से काम करना नहीं चाहते, उन्हें क्लासिकल्स बेरोजगार की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। डिमांड फंक्शन एक आपको दिया हुआ है और एक सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। डिमांड फंक्शन कह रहा है कि dn इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ w अपॉन p। n है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम की मांग, d फॉर डिमांड। श्रम की मांग फलन है श्रम की वास्तविक मजदूरी का। w अपॉन p यहाँ पर वास्तविक मजदूरी का द्योतक है या वास्तविक मजदूरी का संकेतक है। इसी प्रकार सप्लाई ऑफ लेबर भी फंक्शन है w अपॉन p का। इस तरीके से जब रेखा चित्र में ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, डिमांड जो है रोजगार की वो गिरता हुआ फलन है w अपॉन p का, क्योंकि दोनों में ऋणात्मक संबंध होता है। अब कैसे होता है आप इसको समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि श्रम की मांग कौन करता है, बिजनेसमैन करता है, उसे श्रम की जरूरत होती है। जिसे भी श्रम की जरूरत होती है यानी उद्यमकर्ता, एंटरप्रेन्योर, वो श्रम की मांग करता है, ठीक है। तो यदि वो श्रम को ज़्यादा पैसे देगा मजदूरी के, ज़्यादा मान लीजिए कुछ और सुख सुविधाएं भी देगा कि तुम्हें रहने के लिए घर भी दे देता हूँ और चलो 600 रुपये बाकी लोग दे रहे हैं, मैं तुम्हें 800 रुपये दे देता हूँ, तो क्या होगा, जहां उसे 10 लोगों की जरूरत होगी 12 लोग खड़े हो जाएंगे काम करने के लिए तैयार। इट मीन्स क्या हुआ, श्रम का यदि रियल वेजेस बढ़ाएंगे तो श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि श्रम का पारिश्रमिक घटाएंगे तो कुछ लोग उस काम करने के प्रति अनिच्छा जाहिर करते हुए कि अब कम मजदूरी पे कौन काम करे, वो मजदूरी पर ही नहीं आएंगे। तो कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग वहाँ से हट जाएंगे। तो श्रम का जो रियल वेजेस है वो यदि कम हो जाए समाज में तो श्रम की पूर्ति घट जाती है। तो धनात्मक संबंध किस में हुआ, श्रम के पूर्ति वक्र में। रियल वेजेस बढ़ी तो ज़्यादा श्रमिक काम करने आ जाएंगे, रियल वेजेस घटी तो कम श्रमिक काम करने आ जाएंगे। लेकिन श्रम की मांग जो है वो उद्यमी करता है, ठीक है। उद्यमी हमेशा अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है, बाकियों का पारिश्रमिक कम करना चाहता है ना। तो जब वो श्रम की मान लीजिए रियल वेजेस, श्रमिक कह दे कि मैं तो 800 के बजाय 1000 रुपये लूँगा, श्रमिक अड़ जाए कि मैं तो 1000 रुपये रियल वेजेस लूँगा तभी काम पर आऊँगा, तो उद्यमी कहेगा ठीक है, मेरे को पहले 10 लोगों की ज़रूरत थी, मैं 8 से ही काम चला लूँगा और 2 की मेरे को आवश्यकता नहीं है। यानी कि उसकी श्रम की मांग क्या हो गई, घट गई। तो रियल वेजेस बढ़ने से श्रम की मांग घट जाती है। रियल वेजेस घटने से कि भी मजदूर चलो कहते ठीक है मैं 800 में ही काम कर लूँगा, 500 में भी कर लूँगा, तो फिर क्या होगा, श्रम की मांग बढ़ जाती है। तो उल्टा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है रियल वेजेस और श्रम की मांग में, इसलिए श्रम का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ है, ऋणात्मक ढाल वाला है। जबकि रियल वेजेस और श्रम की पूर्ति में सीधा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, इसलिए श्रम का पूर्ति वक्र धनात्मक ढाल लिए हुए मूल बिंदु से बाएं से दाएं की तरफ ऊपर बढ़ता हुआ है। जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ई बिंदु पर संतुलन और स्थापित हो जाता है और वाई अक्ष पे w अपॉन p0 रियल वेजेस निर्धारित हो जाती है और एक्स अक्ष पे
रोजगार का पूर्ण रोजगार स्तर निर्धारित हो जाता है। तो मेरे विचार में मैंने बहुत विस्तार से समझा दिया आपको लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम, श्रम का मांग फलन, श्रम का पूर्ति फलन और पूर्ण रोजगार स्तर कैसे निर्धारित होता है। तो यदि हम इसी श्रम के मांग और श्रम के पूर्ति वक्र के ऊपर दूसरा रेखा चित्र जो पीछे वाली स्लाइड में था उत्पादन फलन वाला, सीधा जस्ट इसके ऊपर बना दें तो ये जो लेवल है NF वो जहां उत्पादन फलन को टच करेगा वहां जो है संतुलन वाला उत्पादन स्तर भी निर्धारित हो जाएगा। तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जब हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट है मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। एक बाजार होता है रियल सेक्टर, दूसरा बाजार होता है मनी सेक्टर। अब तक हमने जितने भी चरों का अध्ययन किया, उत्पादन फलन है ना, श्रम का मांग फलन, श्रम का पूर्ति फलन, निवेश फलन, बचत फलन, ये सब अर्थव्यवस्था के रियल सेक्टर माने जाते हैं, फिनोमिना माने जाते हैं। मनी मार्केट फिनोमिना में दो ही वेरिएबल हैं, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। क्लासिकल्स के अनुसार मुद्रा चूंकि बहुत ज़्यादा कार्य नहीं करती है, केवल विनिमय का माध्यम होती है, केवल वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मुद्रा जो है वो रियल सेक्टर फिनोमिनास पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती। मुद्रा से अगर कोई चीज़ अफेक्ट होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि मनी सप्लाई हमेशा स्थिर, अल्पकाल में स्थिर रहती है, दीर्घकाल में परिवर्तित होती है, और मनी डिमांड जो है वो लोगों के द्वारा की जाती है सिर्फ विनिमय के माध्यम के लिए। इसलिए जो फिशर का इक्वेशन है MV=PT, ये मैं करा चुकी हूँ आपको वीडियो 1 क्लास में, वॉल्यूम 1 में, कि M और V=PT में यदि V और T स्थिर हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी और ट्रांजैक्शन के लिए जो सप्लाई है वो स्थिर है, तो सीधा संबंध है M और P में, और समानुपातिक भी है, प्रत्यक्ष भी है, धनात्मक भी है और सीधा भी है। मतलब जितनी प्रतिशत M बढ़ाएंगे उतनी प्रतिशत P बढ़ जाएगी, जितनी प्रतिशत M घटाएंगे उतनी प्रतिशत P घट जाएगी। तो इस तरह का रिलेशनशिप क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मानते हैं। और लास्ट में वो कहते हैं कि संतुलन में जो है दोनों मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई हमेशा रहते हैं। तो इस तरीके से मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का ही एक डायग्राम दिया हुआ है आपको। MB जो है वो आपका मुद्रा का पूर्ति साइड है, और नीचे एक्स अक्ष पे हमने प्राइस लिया है और वाई अक्ष पे हमने आउटपुट लिया है। यदि आउटपुट दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, गिवन है, और यदि हम मनी की सप्लाई बढ़ाते हैं, है ना, MV से बढ़ाकर M' कर देते हैं, तो नीचे जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल ही OP से बढ़कर OP1 हो जाता है। OQ लेवल दोनों ही स्थितियों में बराबर बना रहता है। इट मीन्स कि मनी सेक्टर फिनोमिना में यदि कोई चेंज करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो उसका एकमात्र असर प्राइस लेवल पे होता है, उत्पादन के स्तर पर यानी कि अर्थव्यवस्था के रियल सेक्टर फिनोमिना पर इसका असर नहीं होता, न सेविंग पे, न इन्वेस्टमेंट पे, न श्रम की मांग पे, न श्रम की पूर्ति पे, न ही उत्पादन स्तर पे। केवल और केवल एकमात्र परिवर्तन का, किसमें, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का असर केवल और केवल एकमात्र प्राइस लेवल पे पड़ रहा है, और वो डायग्राम के द्वारा यहाँ पे दर्शाया हुआ है। तो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम आपको समझ आ गया, फिशर का इक्वेशन MV=PT आपको समझ आ गया, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लासिकल मॉडल एट ग्लैंस, यानी एक अपन सार बना देते हैं क्लासिकल मॉडल का, जिसमें फटाफट वो चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। जो मैंने पर्पल कलर में जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ हाईलाइट करते हुए मैं फटाफट पॉइंट्स पढ़ देती हूँ कि जो ये थियरी है, क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, वो पूर्ण रोजगार को एक सतत मान्यता लेकर चलती है। वह इस वजह से क्योंकि वह से के नियम पर
विश्वास करती है और से का नियम है बाजार का कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग सृजित कर लेती है। इसके अलावा क्लासिकल मॉडल ये मानकर चलता है कि चूंकि पूर्ति हमेशा पूर्ति हमेशा मांग के बराबर बनी रहती है, इसलिए अर्थव्यवस्था में सेविंग का जो लेवल है वो भी निवेश के लेवल के बराबर बना रहता है। सरकारी संस्था का कोई भी हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था व उसके चरों पर नहीं होता। यह एक ऑटोमेटिक स्वचालित मार्केट इकोनॉमी होती है। जनरली इस तरह की इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि भारत जैसी इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था में सरकार बहुत सी चीज़ों में हस्तक्षेप करती है, मजदूरी दरें निर्धारित करती हैं, है ना, धान के प्राइस लेवल भी निर्धारित करती हैं, मैक्सिमम प्राइस जिसको हम कहते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ों में दखलंदाजी करती है, सब्सिडी भी देती है, आदि आदि। तो जो क्लासिकल मॉडल एक तरीके से वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही पूर्णतया लागू होता है। नेक्स्ट, क्लासिकल मॉडल जितना भी हमने पढ़ा है उन सबको मिलाकर एक 5 डायग्राम वाला एक बड़ा रेखा चित्र आपके सामने खुला हुआ है स्लाइड में, जिसमें हम यदि देखें ए लेवल पर जो है वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बी लेवल पर है उत्पादन फलन, जिसके बारे में भी हम इस पीपीटी में बहुत विस्तार से जान चुके हैं। सी लेवल, जो सी है डायग्राम, वो है श्रम बाजार का संतुलन, जहां पूर्ण रोजगार स्तर निर्धारित होता है श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा, और वाई अक्ष पे W/P रियल वेजेस निर्धारित हो जाते हैं। इसको भी हम बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। इधर यदि हम देखें तो MV वाला, पिछली स्लाइड में ही हमने मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में ये वाला MV खींचना भी देखा था कि यदि MV को बढ़ाएंगे तो प्राइस बढ़ेगा और उत्पादन का स्तर जो आउटपुट दिया वो एज इट इज बना रहेगा। तो इसी आउटपुट के लेवल पर और इसी श्रम और बाजार के संतुलन लेवल पर ऊपर निवेश और बचत का लेवल निर्धारित हो गया है। संतुलन बिंदु ई और ई, यदि ए, बी और सी में ई बिंदु को ध्यान से देखेंगे तो वो एक ही रेखा पर स्थित है। इट मीन्स पूरा रियल सेक्टर जो है वो संतुलन में बना हुआ है। और इधर यदि हम MV से नीचे यदि प्राइस लेवल पर आते हैं तो जो डी रेखा चित्र है वो W/P का एक काल्पनिक रेखा चित्र खींचा हुआ है। Y अक्ष पे W यानी मनी वेजेस ली है और X अक्ष पे हमने P लिया है, क्योंकि E डायग्राम से D की तरफ वो नीचे लंब की तरफ उतारा हुआ है। W/P में Y अक्ष पर OW निर्धारित हो जाती है मनी वेजेस और OP है प्राइस लेवल, यानी W में P का OW/OP, इस तरीके से W/P निर्धारित हो जाता है। ये एक काल्पनिक रेखा चित्र है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको तब बनाने की आवश्यकता पड़ेगी जब आपको एक विहंगम क्लासिकल मॉडल बड़े क्वेश्चन के रूप में देना हो। अन्य छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में श्रम बाजार का संतुलन, निवेश और बचत का संतुलन, उत्पादन फलन, मनी मार्केट का संतुलन, ये अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं केन्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो एक अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स करके अर्थशास्त्र में हुए हैं, जो बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि 18 साल तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्लासिकल मॉडल पढ़ाया, क्योंकि तब तक क्लासिकल मॉडल ही एकमात्र अर्थशास्त्र को पढ़ाने का जरिया था। और केन्स भी उनके प्रशंसक थे और कैम्ब्रिज में ही वो पढ़े और कैम्ब्रिज में ही उन्होंने पढ़ाना, अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। तो इस तरीके से, लेकिन 1930 में जब विश्वव्यापी मंदी आई, जिसे हम तीसा की मंदी के नाम से भी जानते हैं, और पूरे विश्व के सारे पूंजीवादी देश तो इसकी चपेट में आ ही गए थे साम्राज्यवादी नीतियों की वजह से। ब्रिटिश काल में जो जितने भी इनके औपनिवेशिक राज्य थे वो भी इनके संक्रमण में आ गए थे। तो इस तरीके से मंदी, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कोरोना काल में पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा है, कारण उसका कोरोना है, एक मेडिकल कारण है, लेकिन
आर्थिक कारणों से 1930 में मंदी आई और इस तरीके से पूरे विश्व को अपने चपेट में लेती गई। उसे विश्वव्यापी मंदी तीसा की कहते हैं। उस समय केन्स को लगा कि मंदी के जो दो मुख्य लक्षण थे कि अति उत्पादन हर जगह हर कंपनी में बिना बिका हुआ पड़ा था, लोगों की तरफ से कोई मांग नहीं उठ रही थी, और दूसरा बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी क्योंकि कंपनियां और फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी क्योंकि पहले से ही बिना बिका हुआ उत्पादन पड़ा था। इसलिए वो श्रम को, पूंजी को और सबको, भूमि को बेरोजगार कर रही थी, छंटनी कर रही थी, घर भेज रही थी। जैसा कि आज भी हो रहा है मंदी के माहौल में। हमारे भारत में कहा जा रहा है कि 10 करोड़ जो रोजगार हैं वो छिन गए हैं और लोग घरों में बैठे हैं, व्यवसाय ठप पड़ गए हैं, दुकानें खाली हैं, ग्राहक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो इस तरह की स्थितियां मंदी में पाई जाती हैं और वही 1930 के समय भी हो रहा था। तो केन्स जो अर्थशास्त्री थे, जॉन मेनार्ड केन्स, उन्होंने इस पे अध्ययन किया, रिसर्च किया और ये जानने का प्रयास किया कि क्या इन दोनों समस्याओं का समाधान क्लासिकल मॉडल में है। तो उन्हें एक समाधान नजर आया, पीगू का वेज कट पॉलिसी, लेकिन वह कारगर साबित नहीं हुई जब कुछ देशों ने उसे अपनाते हुए बेरोजगारी की समस्या का समाधान पाना चाहा, लेकिन उन्हें उसका समाधान नहीं मिला और उनके देशों में भी बेरोजगारी या मंदी की समस्या नहीं हट पाई। तो इस तरीके से केन्स ने पाया कि क्लासिकल मॉडल के पास मंदी का समाधान नहीं है। तो केन्स ने रिसर्च किया और फिर इसकी तह तक गए और फिर इन्होंने अपनी एक विकल्प थियरी तैयार की जिसे हम केन्स मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। केन्स के द्वारा क्लासिकल थियरी की क्या क्या आलोचनाएं की गई, किन किन आधारों पे वे उससे असहमत हुए और किस तरह अपने विकल्प प्रस्तुत किया। तो जो वैकल्पिक थियरी थी वो तो हम बाद में नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे, लेकिन इस पीपीटी को हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे वॉल्यूम 4 में। तो आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए। तब तक के लिए